हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, मेरा नाम है राजीव सैनी और मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। आप लोग 11th से 12th में आए और आई होप कि आप लोगों की जो अकाउंटेंसी का बेस होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा। आपने अच्छे से अकाउंटेंसी सीखी होगी 11th में। 12th में बेटा हमें उससे आगे चलना है और 12th में जो आप लोगों ने 11th में सीखा है उसी को यूज करके आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो 12th की क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें जानना पड़ेगा कि 12th में अकाउंटेंसी में हमें कितनी बुक्स पढ़नी है और किस बुक्स की कितनी कितनी वेटेज है। तो देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आपका अकाउंटेंसी 12th का जो फाइनल एग्जाम होता है बेटा वो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। और अब आपको केवल प्रैक्टिकल में एक फाइल बनानी है और उसके बेस पे आपका वाइवा होना है। ठीक है, तो ये तो आपकी 20 मार्क्स की। अब बात करते हैं बेटा 80 मार्क्स की। तो अकाउंटेंसी जिसका की कोड है बेटा आपका 055। ठीक है, अकाउंटेंसी का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा बेटा वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए जो होता है बेटा वो 60 मार्क्स का होता है और जो पार्ट बी होता है वो होता है 20 मार्क्स का। क्लियर। अब यहाँ पे पार्ट ए जो है, पार्ट ए में अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो बुक है। बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि अकाउंटेंसी की 3 बुक होती है। तो पार्ट ए में आपके पास 2 बुक होती है बेटा। पार्ट ए में जो पहली बुक है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये आपकी बुक 1 है और ज्यादातर स्कूल में बेटा यहीं से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो ओवरऑल वेटेज है बेटा बोर्ड में वो है 36 मार्क्स की। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में बेटा हमें अकाउंट्स नहीं बनाने, हमें केवल जर्नल एंट्री पे फोकस करना है। ठीक है, ये आपकी बुक नंबर 2 है और इसकी जो वेटेज होती है वो होती है बेटा 24 मार्क्स की। क्लियर। तो ये दोनों बुक्स मिला के आपका बनता है पार्ट ए। ये दोनों बुक्स मिला के आपका पार्ट बनता है ए। ठीक है, और टोटल वेटेज बनेगी 60। अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब पार्ट बी में ठीक है हमें जो पढ़ना है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी बुक 3 है बेटा। ठीक है, और बुक 3 की जो वेटेज है इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं और आपकी वेटेज बनती है 20 मार्क्स की। क्लियर। तो ये तो था बेटा आपकी टोटल वेटेज और किस किस बुक्स की कितनी वेटेज है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा अपने डिटेल सिलेबस की बात करेंगे हम लोग अपनी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यानी यूनिट 1 की। ठीक है, देखिए यूनिट 1 में जो हमारे हैं वो 7 चैप्टर है बेटा। स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसकी क्या क्या फीचर्स होती है। फिर पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे पढ़ना है बेटा, वो है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, वो प्रोविजंस जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे कब, अगर हमारी फर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो। क्लियर। इसके बाद हमें यहां पर पढ़ना है बेटा फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर प्रिपरेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहां पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं बनाना है, केवल एक अकाउंट बनाना सीखना है जो पार्टनरशिप फर्म में हम अलग से बनाते हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो सब हमें यहां पर सीखना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा बेटा, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब फर्म या कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे तो वो भी हमें यहां पर सीखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है, उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ वैसा ही है जैसा आपका 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, बट उतना लैंग्वेज का इशू नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसमें जो है आपका लैंग्वेज का इशू बहुत ज्यादा था, तो इसमें ऐसा लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली नहीं होती इन क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस है उसकी तुलना में।
बट कुछ कुछ वैसा ही टॉपिक है। और यहाँ पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, हमें केवल जो पास्ट एडजस्टमेंट करनी है वो किन किन से रिलेटेड करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? तो ये सारा आपका पहला चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर है बेटा उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हमें सीखना है कि गुडविल होता क्या है, व्हाट इज गुडविल, उसका मीनिंग क्या है, फिर नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर इफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट डालते हैं, और इसके अलावा वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम गुडविल वैल्यूड कर सकते हैं। तो इसमें जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से बेटा, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है, बाकी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब इसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिजुलेशंस। क्लियर? तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है बेटा उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। मतलब जब आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो इंटेंसली अपने रेशो को चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या क्या वहां पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, कि रेशो चेंज होने से, प्रॉफिट का शेयर चेंज होने से कौन पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा। इसके अलावा हमें सीखना है बेटा अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, फिर साथ में हमें सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, यानी रेशो चेंज होने के बाद आपकी नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। और बेसिकली ये बेस है बेटा अगले 3 चैप्टर्स के लिए। ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया तो अगले 3 चैप्टर आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नया पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग फर्म में एंटर करेगा तो उसके बाद आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या चेंज आएगा, आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बेटा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करना है बेटा गुडविल का, फिर हमें ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी किया वही सेम है। ठीक है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, साथ साथ सीखना पड़ेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हमें सीखना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू कैश और करंट अकाउंट, और उसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे बेटा यहां पर बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इन द सेम मैनर जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अगर कंटिन्यू पार्टनर में से कोई एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाए तो आपको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये सब आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। यहां पर हम निकालेंगे गेनिंग रेशो पहले। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो हिस्सा है वो कौन गेन करेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर में से। तो गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, पहला ट्रीटमेंट वही है। फिर इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तीसरा हमें फिर सीखना है वही ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर लॉस, फिर वही रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद बनेगी बेटा रिवाइड बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये यहां तक जो हमने किया इनमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब हो सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इस चैप्टर में हमें यह सीखना है कि हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चेंज आएगा। तो इसमें भी सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, फिर हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। इसके साथ साथ यहां पे जो एक अलग चीज निकालनी है बेटा, वो आपको निकालना है आपका जो डिसीज पार्टनर है, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस में शेयर, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे हमें जो सीखना है वो सीखना है जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट। बस बहुत छोटा सा चैप्टर है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से नॉर्मली आता है। ठीक है, तो केवल इतना हमें यहां पर सीखना है।
अब इसके बाद जो बात करेंगे वो है इस बुक का, यानी फर्स्ट बुक का फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, नाम है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हमें क्या क्या इसमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस हमें सीखना है, ठीक है। डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है, उनका क्या क्या मतलब है। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डिजुलेशन ऑफ फर्म्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, जब यहाँ पर हमारी फर्म बंद हो रही है तो उस डेट पर जो हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की, उस बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटीज होगी, उनको आप कैसे सेटल करोगे। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर लोन अकाउंट है, उसको आप कैसे सेटल करोगे। तो इसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं 3 अकाउंट। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सब हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। क्लियर। अब कुछ चीजें यहाँ पर बताई भी गई है, जैसे कि अगर टेंजिबल असेट्स है उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू माना जाएगा। इंटेंजिबल असेट्स है उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं तो 0 माना जाएगा। क्लियर। तो ये सब चीजें आपको पहले से क्लियर किया हुआ है। अब बात करेंगे हम अपना जो सेकंड बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसमें हमें क्या क्या स्टडी। हमारी फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। एज सच उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है जो आपने लास्ट ईयर किया था। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड बुक की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है, जो कि आपकी सेकंड बुक है। और उसमें केवल यही 2 चैप्टर हैं। पहले का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, दूसरे का नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो इन 2 चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। और देखिए वेटेज कितनी है, 24 मार्क्स की। तो सबसे कम चैप्टर है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसकी बनती है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फीचर्स एंड टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है, क्या क्या कंपनी की फीचर्स होती है और कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं। आपने बिजनेस स्टडी में 11th में स्टडी भी किया होगा। फिर शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल, शेयर्स क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होती है। नेचर एंड टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के आपके शेयर्स हो सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, उसी को दोबारा से बताया जाएगा। फिर आएगा बेटा यहां पर हमारा प्रैक्टिकली पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, वही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है बेटा, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोराटा के नाम से भी जानते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा ट्रीटमेंट होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। फिर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं अगर शेयर्स इशू किए गए हैं पार पे और प्रीमियम पे, ठीक है। फिर कॉल इन एडवांस अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, कॉल इन एरियर्स है तो उसको रिकॉर्ड करना है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट को लेके कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस पे। इसके साथ साथ एक और टॉपिक करना है, उसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सेम टॉपिक डिबेंचर्स में भी और वहां पर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, ईएसओपी बोलते हैं। स्वेट इक्विटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये इसका लास्ट टॉपिक होता है, ठीक है, जो आपको सीखना है। जब शेयर्स इशू करोगे तो पहले इशू करने की एंट्री, फिर फॉरफीचर की एंट्री और फिर उनको री इशू करके कैपिटल रिजर्व निकालने तक का काम आपको यहाँ पे सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक जो 4 मार्क्स में आता है, बहुत आसान सा, उसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आता है बट आसान है कंपैरेटिवली प्रोराटा। अब बात करते हैं इसमें दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में अपने को क्या क्या सीखना है। देखिए डिबेंचर्स, उनका मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते बट डिबेंचर होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स में भी था, यहां पर भी है, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट होता है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट
और ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे आपको केवल जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छी बात ये है यहाँ पर ऐसा आपको कोई अकाउंट अभी तक नहीं बनाना। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अब इसमें टीडीएस का ट्रीटमेंट आपको नहीं सीखना है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये सारा था आपका अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स का। तो इसमें भी ऐसा कोई चेंज करते हैं अपना पार्ट बी, ठीक है, यानी कि थर्ड बुक की, उसकी वेटेज है 20 मार्क्स, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। इसमें आपके ओवरऑल 5 चैप्टर है बेटा, जिसमें जो 2 पहले चैप्टर हैं वो प्योर थ्योरी चैप्टर्स है, बट उसके बाद वाले जो 3 चैप्टर हैं वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। और उनमें से न्यूमेरिकल्स की बात करो तो 13 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। इसके अलावा 3 मार्क्स का जो सेकंड चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आता है, बट वो थ्योरी का ही क्वेश्चन होता है। बाकी 4 जो है वो आपके एमसीक्यू आते हैं, क्लियर। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें से आपका बनता है मीनिंग, नेचर, यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वो सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वो हमें यहां पर सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नेचर, यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो केवल उसकी इंपॉर्टेंस प्योरली थ्योरी पार्ट है बेटा। फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम विद ए मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, इसको अंडरलाइन कर लेना। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, 4 नहीं तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी चैप्टर थ्योरी का है। मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, तीनों चीजें आपको बतानी है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, प्योर थ्योरी चैप्टर से बेटा। फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अब टूल्स कौन से हैं, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो टूल्स हैं, वो हमें यूज करने हैं, ठीक है। जिसमें कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सब इसके टूल्स है और यही इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं। फिर इसमें अकाउंटिंग रेशो, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग तरीके के रेशो पढ़ने पड़ेंगे, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कौन कौन से रेशो किस में आएंगे वो आपको सब बताया हुआ है। आपको इसके अलावा कोई और रेशो नहीं करने हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्लियर। फिर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 8 मार्क का है आपका, जिसमें 6 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा इसमें से और 2 मार्क्स का आपका एमसीक्यू। सबसे लास्ट चैप्टर थर्ड बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले थ्योरी बताई गई है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है आपको ये समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कौन किस बेस पे आपने उन सभी एक्टिविटीज को जिनसे कैश आता है या जाता है उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे उसको क्लासिफिकेशन समझना है और फिर क्लासिफिकेशन के बेस पे आपको बनाना है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको केवल इनडायरेक्ट मेथड समझना है, ठीक है। यू आर द लकी वन। हम लोग जब पढ़ते थे तो बेटा हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड हमें स्टडी करने पड़ते थे। इसके साथ साथ एक और चैप्टर था उसका नाम था फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो भी हमें सीखना पड़ता था। तो आपको यहाँ पे उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। तो ये था बेटा आपका पूरा सिलेबस अकाउंटेंसी 12th का, ठीक है। इसमें एज सच पिछले साल की तुलना में कोई चेंज नहीं किया गया है, ना तो कुछ बढ़ाया है ना कुछ डिडक्ट किया है। तो आई होप आप ये पूरा सिलेबस अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से।